हाय गाइस, मेरा नाम है कौशल पाठक और मैं आज आपको एक नई चैप्टर की वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है विद्युत धारा। इससे पहले मैंने कई वीडियोस और डाली हैं जिस पे आपके रेस्पॉन्स बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा एक और वीडियो क्यों ना डाल दी जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा विद्युत धारा क्या होता है, किस प्रकार से ये अपने चारों ओर चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हर कोई जानना चाहता है, तो इसलिए यह चैप्टर मैंने चुना। विद्युत धारा होती क्या है, सबसे पहले बात करें। यदि कोई तार है, उसमें से आवेश बह रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश बह रहा है तो एक इकाई समय में जो आवेश बहेगा, आवेश प्रवाह की दर को बोलेंगे विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बात करें, किसी इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, इकाई समय में हो सकता है 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, तो इकाई समय में जब जो आवेश प्रवाहित होगा उसको विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी बिंदु से मान लो Q आवेश बह रहा है और जिसमें T समय गुजरता है, तो इकाई समय में कितना गुजरेगा, Q को में भाग देंगे समय का, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो आवेश किसमें नापते हैं, इलेक्ट्रॉन में। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से यदि T समय में N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो आवेश क्या होता है, आवेश होगा N इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो N इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है आवेश एक इलेक्ट्रॉन का। अब यदि N इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो N गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। विद्युत धारा को हम मापते हैं 1 एम्पियर में। 1 एम्पियर क्या होगा, जब 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। यानी कि आवेश की जगह भी हम 1 कूलम रखें और समय की जगह भी 1 सेकंड रखें तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी हमारी, 1 एम्पियर। अब बात करते हैं विभव और विभवांतर में। विभवांतर क्या होता है, कोई तार है उसके सिरों पर उत्पन्न विभव के मध्य अंतर को हम बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होगा, विभव में अंतर। तो दोनों सिरों में जो विभव उत्पन्न हुआ उनके मध्य जो अंतर होगा उसको हम विभवांतर कहते हैं। या दूसरी बातों में कहें, कोई एकांक आवेश, एक आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि हम ले जाएं तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो हमारा विभवांतर कहलाता है। जो विभवांतर होता है वो क्या हो गया, एक आवेश को लाने में यदि Q आवेश को कार्य में W कार्य करना पड़ रहा है तो एक आवेश को लाने में कितना कार्य करना है, W/Q। तो जो ये कहलाता है हमारा विभवांतर। विभवांतर को वोल्ट में नापते हैं और विभवांतर को मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर उपयोग में लेते हैं। अब बात आती है विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के संकेत। विद्युत परिपथ में जो उपकरण हम यूज में लगते हैं उनके संकेत किस तरीके से दिखाते हैं। ये देखिए, सेल होता है। सेल में क्या होता है, एक बड़ा टर्मिनल जो कि बड़ा होता है टर्मिनल, वो उसको हम प्लस बोलते हैं, छोटे टर्मिनल को हम माइनस बोलते हैं। और एक ही सेल में कई मतलब एक ही में कई सारे सेल लगाते हैं तो वो हमारी बन जाती है बैटरी। अब बात करते हैं कुंजी की। कुंजी भी 2 होती है। कुंजी मतलब स्विच जो हम यूज में लेते हैं। यदि कुंजी खुली हो यानी कि विद्युत धारा नहीं बह रही हो या ऑफ कंडीशन में हो तो कुंजी को किस तरीके से दिखाएंगे, उसके बीच में पॉइंट नहीं होगा। बंद कुंजी में बीच में पॉइंट आ जाता है। जुड़ी हुई तारें, यदि तार जुड़ रही है तो वहाँ पे पॉइंट दिखाता रहता है, और यदि तारें जुड़ी हुई नहीं है तो उनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि 6वें नंबर पे। बल्ब, अमीटर, वोल्टमीटर सबके संकेत यहाँ पे दिखाए गए। अब बात करते हैं हम ओम का नियम। एक वैज्ञानिक हुए थे, जर्मन के थे, जो कि जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1827 में प्रयोग किया। तो उन्होंने प्रयोग के आधार पर ये पाया कि किसी चालक तार के सिरों पर ये जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें जो धारा बहती है उसके समानुपाती होता है। इसमें उन्हें कंडीशन दी थी, यदि चालक की भौतिक अवस्था स्थिर है। भौतिक अवस्था मतलब लंबाई स्थिर रहे, उसका क्षेत्र मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी स्थिर रहे, ये सारी चीजें स्थिर रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, B/I। लेकिन समानुपाती को हटाने के लिए एक बराबर लगाने के लिए एक स्थिरांक यूज में लिया जिसे R कहते हैं। और यह R एक स्थिरांक से क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ओम। तो इससे यदि हम प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालें तो निकलेगा B/I। अब 1 ओम क्या होगा, यदि वोल्टेज का मान भी 1 रखें और I का मान भी 1 रखें तो प्रतिरोध का मान 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो यदि चालक तार के सिरों पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा।
अब ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे हम? ओम का नियम मतलब निकला था तो वो कैसे निकला था? तो उसने क्या किया था, परिपथ में एक सेल था, ये रहा परिपथ में एक सेल, एक धारा नियंत्रक, सेल लगा हुआ है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, अमीटर, अमीटर जिसको ए से दिखा रखा है, कुंजी, कुंजी जो कि बंद कंडीशन है। इनको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इन सब के को वोल्टमीटर के प्रतिरोध में के समांतर में क्या जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। किसके? प्रतिरोध के। हमेशा वोल्टमीटर समांतर में लगता है, अमीटर श्रेणी क्रम में लगता है। अब परिपथ के विभिन्न मान की धारा प्रवाहित कर, मतलब परिपथ में क्या करते हैं, धारा का मान चेंज करते रहते हैं। धारा को प्रवाहित कर वोल्टमीटर में विभवांतर ज्ञात करते हैं। धारा और विभवांतर के मध्य जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उसका मतलब होता है विभवांतर धारा एक दूसरे के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, या हम बोल सकते हैं समानुपाती होती है, जो कि हमारे ओम का नियम कहलाता है, यानी बी समानुपाती आई। अब प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निर्भर करता है पहला लंबाई पर। यदि हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो चालक तार की प्रतिरोध भी क्या बढ़ता जाता है, तो इसलिए लिख दिया आर समानुपाती एल। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र, मतलब तार मोटा है या पतला है। तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। किसी चालक तार का उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यक्त जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर समानुपाती 1/। अब एक निकला था हमारे पास आर समानुपाती एल, एक निकला था आर समानुपाती 1/। तो इन दोनों को हम यदि कंबाइन करके यूज में लें तो क्या लिखेंगे, आर समानुपाती L/A। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए फिर से एक स्थिरांक यूज में लेंगे। ये हमने यूज में लिया कि यहाँ के एक स्थिरांक है जिसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ये पदार्थ का गुण होता है जो कि क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। हम बात करें एल का मान 1 रख दें, ए का मान 1 रख दें, तो उसका प्रतिरोध क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, ऐसा संयोजन जिसमें एक प्रतिरोध का एक सिरा, जैसे R1 का एक सिरा दूसरे R2 के एक सिरे से जुड़ेगा, R2 का दूसरा सिरा R3 के सिरे से जुड़ेगा। इस तरीके से जब एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ता जाता है तो वो हमारा संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध के अलग अलग सिरों पर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होता है। धारा क्या है, एक ही बहेगी, क्योंकि जाने का रास्ता धारा का एक ही है, तो धारा का मान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। हम बात करें ओम के नियम से B बराबर IR होता था। अब हम B1 पहले प्रतिरोध के लिए बात करें तो B1 बराबर हो जाएगा IR1। दूसरे प्रतिरोध के लिए बात करें तो B2 बराबर हो जाएगा IR2। तीसरे प्रतिरोध के लिए बात करें B3 बराबर हो जाएगा IR3। लेकिन हमारा टोटल प्रतिरोध क्या था, B, जो कि बैटरी का था, वो इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, जो कि B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 का मान, B का मान सारे हमने मान रख दिया, IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I का कॉमन निकला, I से I कैंसिल, तो R का मान आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध होगा तो उसका तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध हमें निकालना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बात आती है समांतर क्रम संयोजन। ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरे एक ही बिंदु पर, जैसे R1 का पहला सिरा पहला सिरा R2 के दूसरे पहले सिरे से R3 के पहले सिरे से जुड़ रहा है, एक ही सिरे पे जुड़ रहा है। ऐसे ही दूसरे सिरे भी दोनों तीनों के सेम जगह पे जुड़ रहा है, तो ऐसा संयोजन हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजनों में क्या होगा, धारा अलग अलग होगी लेकिन विभवांतर समान रहेगा। ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR, इससे I का मान निकाला हमने B/R, तो I1 हो जाएगा B/R1, B/R2 और B/R3। तो कुल विद्युत धारा क्या होगी, तीनों विद्युत धाराओं का योग, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो B/R बराबर B/R1 प्लस B/R2, B से B कैंसिल, 1/R इफेक्टिव बराबर होगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। मतलब जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो उनके व्युत्क्रम और प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को जोड़ने पे प्राप्त होता है। अब बात करें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी भी
हम कोई भी चीज़ चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो हम देखते हैं कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो वो ये जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा का कुछ भाग तो कार्य करने में, तो शेष भाग क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होने में प्रयुक्त होता है। जैसे जब हम पंखा चलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो गर्म हो जाता है। यही क्या कहलाता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। इस प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत इस्त्री में, टोस्टर में, हीटर आदि में। इसमें क्या किया जाता है, ऊर्जा के पूरे भाग को ही ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कर दिया जाता है। यदि किसी चालक तार में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो इस आवेश को यदि t समय में प्रवाहित करने में किया गया कार्य w हो, तो हमने पढ़ा था विभवांतर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, तो w बटे q। तो इससे w का मान निकालूं मैं वज्रवाह करें तो q भी हो जाएगा। अब मुझे पता है I बराबर क्या होता है, q बटे t, तो इससे q का मान निकालो तो IT हो जाएगा, और उस q की जगह मैंने वैल्यू रख दी, q बराबर IT की वैल्यू रखी w में, तो w बराबर हो गया मेरा ITB। तो ये कहलाता है हमारा कार्य। यही कार्य जो होता है वो हमारे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, H बराबर ITB, या उसको लिख सकते हैं H बराबर BIT। बात है कि है। अब B के यदि मैं मान रखूं B बराबर क्या होता है IR, तो B की जगह IR रखने पर अपना क्या आ जाएगा, H बराबर I2RT। अब बात करें विद्युत शक्ति। किसी परिपथ में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड समय, मतलब 1 सेकंड समय में जो कार्य किया गया कार्य होता है वो हमारा कहलाता है विद्युत शक्ति। t समय में w कार्य करता है, तो शक्ति कितना हो गया, w बटे t। w का मान क्या था, अभी हमने निकाला qb था, तो b बटे t को हमने रख दिया I। तो इससे हमारा विद्युत शक्ति का मान आता है p बराबर IB। शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं वाट। वाट की परिभाषा क्या होगी, जब 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्षय होती है या 1 जूल कार्य होता है तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। अब बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सन 1820 में एक वैज्ञानिक थे ऑस्टैग, इन्होंने क्या किया, चालक तार में धारा प्रवाहित की थी। उन्होंने पाया कि चालक तार के समीप रखी हुई सुई विक्षेपित हो जाती है, तो धारावाहिक चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब क्या हुआ कि उस चालक तार के समीप क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब कोई परिपथ है, उसमें यदि धारा बह रही है तो वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र होगा किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम बताए गए थे। पहला था दक्षिणावर्त पेच नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी पेच को दक्षिणावर्त घुमाया जाए, दक्षिण की दिशा में घुमाए, और पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, पेच की नोक किधर बढ़े, जिधर धारा बह रही है, तो पेच के घुमाने की जो दिशा है दक्षिणावर्त दिशा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। दूसरा था दक्षिणावर्त का नियम। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से, मतलब जो तार है जिसमें से धारा प्रवाहित है, उसको अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा हमेशा धारा की दिशा में रहे और मुड़ी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करेंगी। जैसा कि देखो चित्र में दिखाया गया है, चालक की गति मतलब मुड़ी हुई उंगलियां किसको व्यक्त कर रही हैं, चालक की वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कोई चुंबक है, एक एरिया होता है जिसके अंदर वो अपने चुंबक के प्रभाव को व्यक्त करती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की अनिर्दिश होती हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1831 में प्रयोग किया, तो उन्होंने पाया गया कि गतिशील चुंबक का उपयोग, मतलब एक चुंबक का कोई उसका गति करा के हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब चुंबक को गति कराया, विद्युत धारा उत्पन्न हुई, तो उसको बोला विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत क्या हुई, चुंबक से प्रेरित होकर बनी है, तो उसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। या दूसरे बारे में बात करें, किसी कुंडली जो कि हमारा परिपथ है और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
जब किसी कुंडली एवं चुंबक के मध्य गति होती है, कुंडली और चुंबक के मध्य जैसे ही गति होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फैराडे ने यह कहा कि चुंबकीय प्रेरण की घटना का प्रमुख कारण चुंबकीय फ्लक्स ही है। अब चुंबकीय फ्लक्स होता है कोई चुंबकीय पृष्ठ है उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। यदि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा विद्युत धारा जनरेट होगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होगी, चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो यही कि मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या करते हैं, हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं धारा जनरेटर, जो कि जनरेटर हमने बहुत सुना है। यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके भी 4 भाग होते हैं। मतलब 4 भाग कैसे होते हैं, 4 सेक्शन है इसके। एक इसमें लगी होती है चुंबक, शक्तिशाली चुंबक होती है जो कि क्या करती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरा होता है आर्मेचर, जो कि कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी विद्युत रोधी तांबे का एक परिपथ होता है। सर्पी वाले होते हैं, कुंडली के सिरे हमेशा इनसे जुड़े होते हैं, इनके घूमने पर ही ये भी कुंडली के साथ घूमते हैं। और होती है ब्रश, जो कि धातु की बनी होती है और प्रत्यावर्ती धारा उपलब्ध कराती है, जो कि इसमें दिखाया गया है। आर्मेचर दिखाया गया है, क्षेत्र चुंबक दिखाई गई है, सर्पी वाले दिखाई गई है और ब्रश दिखाई गई है। आर्मेचर घूमता है जिससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जैसे चुंबकीय पृष्ठ में जो बल रेखाएं गुजर रही थी उनमें चेंज होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा सर्पी वलय में होते हुए ब्रश में आती है और ब्रश से हम वो धारा ले लेते हैं। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रेरित होती है। जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली का तल बार बार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और समांतर होता है, जिसके कारण धारा की दिशा हमेशा बदलती रहती है, जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा बढ़ता है। दूसरे में बात करेंगे दृष्टि धारा जनित। यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसकी संरचना भी सेम ही है जो प्रत्यावर्ती धारा जनित। केवल इसमें क्या होता है, सर्पी वलय के स्थान पर हम दिक् परिवर्तक का उपयोग किए। दिक् परिवर्तक के कारण का काम क्या होता है, जो हम धारा की दिशा परिवर्तित हो रही थी वो धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होती, जिसके कारण हमें दृष्टि धारा प्राप्त होती है। ये देखिए ऐसा है। तो ये था हमारा विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, विद्युत धारा चुंबक के द्वारा भी उत्पन्न करेंगे तो उसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा से कैसे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो गाइस, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान सकें और अच्छे तरीके से शिक्षित हो सकें। आशा करता हूँ सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, इसको शेयर करेंगे और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा और किसी टॉपिक से रिलेटेड आप कोई हेल्प चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप डाल सकते हैं। बाय बाय।